नाम क्या है? सिलिकॉन वैली क्राइसिस। और मैंने आपको कहा था कि कोई भी इकोनॉमी की क्लास विदाउट करंट से जुड़े हुए नहीं पढ़ सकते हो। और 6 से 8 महीने की इकोनॉमी की जो आपको करंट अफेयर्स का जो मिल रखा है ना, ठीक है ना, मैं भी कोशिश करूंगा कि वो सारे टॉपिक एक बार आपको यार रिकॉल कराऊं कि ये सब पढ़ने उसमें से सारी क्लासेस हुई है ना वो, तो उसको पढ़ सकते। बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर T+1 पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया ना, है ना। और जो इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, फ्रंट रनिंग कर रहे हो ना, अरे भैया यूट्यूब पे जो है उनको बार बार पढ़ो। यूट्यूब पर मैं वही टॉपिक डलवा रहा हूँ जो आपकी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, उसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, क्यों कलाम साहब पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो? काहे? तो कर लो उसको, ये कि ऐसे ही करना पड़ता है उसको, खरीदना थोड़ी पड़ता है उसको। इनको सब्सक्राइब करवा देना भाई, है ना, कोई इनका वेल विशर हो यहाँ पे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, उसको देखते रहो। चलिए जी, अब अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टार्टअप होता है, इसको फंड कौन करता है? और वेंचर कैपिटल को भी फंड की जरूरत होती है, फंड ऑफ फंड। अगर एक बैंक भी एफओएफ हो सकता है कि नहीं? बैंक भी एफओएफ जैसे काम कर सकता है कि नहीं, जो वेंचर कैपिटल को फंड करे और फिर वो वेंचर कैपिटल किसको फंड करे? स्टार्टअप। एक तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। दूसरा, कई सारे कॉन्सेप्ट का इसमें रोल है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यह बताया कि जब इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ जाती है, मतलब बैंकों की ब्याज दरें बढ़ जाती है, तो ये काम मुद्रास्फीति की सिचुएशन में किया जाता है ताकि आप डिमांड को घटा सकें और लोगों के पास से पैसा, लोन महंगे हो जाते हैं। याद आ रहा है? विस्तारवादी नीति नहीं होती है, ये कौन सी होती है? संकुचनवादी नीति। ये याद आ रहा है सबको? मतलब ये भी पता है आपको, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और इसका उल्टा, जब मंदी की सिचुएशन होती है तो इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है ताकि मार्केट की डिमांड को बढ़ाया जाए। इन सब बातों से आप अवगत हुई, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि जब किसी बॉन्ड की, तीसरी बात क्या जाननी है, जब किसी बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी यील्ड घटती है, और प्राइस घटती है तो उसकी यील्ड बढ़ती है। और प्राइस बढ़ने का मतलब बेचने वाले की गरज है या नहीं है? नहीं है। प्राइस बढ़ने का मतलब बेचने वाले की कोई गरज नहीं, उसने कम ब्याज रेट ऑफर करी है। और प्राइस घटने का मतलब बेचने वाले की गरज है, उसने ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करी है, यील्ड ज्यादा उसने ऑफर करी है। चौथी बात मैंने आपको यह बताई, इन सब बातों से निकलेगा निष्कर्ष कि सारा सिस्टम, वित्तीय सिस्टम अफवाहों पर बहुत डिपेंड करता है ना। अगर किसी बैंक के विषय में अफवाह फैल जाए कि बैंक डूबने वाला है, तो लोग भाग भाग कर बैंकों से पैसा निकालते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बैंक रन। ये वो बात है जो क्रैश कोर्स में ज्यादा बताई गई है, ठीक है। अफवाह फैलती है तो लोग जाकर क्या करते हैं? पैसा निकालने पहुंच जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बैंक रन। और पांचवी बात आप सब जानते हो कि अगर किसी कंपनी की या कोई भी संस्था की परफॉर्मेंस खराब जाती है तो मार्केट में उसकी शेयर्स गिरने लगते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रैश। सबको याद आ रहा है? ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। मतलब ये इकोनॉमी की वो बेसिक बात है जो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए क्लियर होनी चाहिए, और आपको वो क्लियर है भी, ठीक है। हाँ जी, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको क्लियर है ना ये सब कुछ? क्लियर है ना भाई? चलिए अब जरा देखते हैं, तब कुछ देखना ही नहीं है। अगर आपको ये क्लियर है तब आपको सब क्लियर है क्यों ये क्राइसिस आया। सबसे पहले देखते हैं सिलिकॉन वैली बैंक क्या है। 1983 में बैंक खुला, फाउंडेड हुआ मतलब, और अमेरिका की कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया में एक स्थान है जो कि सिलिकॉन की वैली, मतलब जहां पर आईटी कंपनीज का हब है। इंडिया में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, इंडियन सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहां पर आईटी कंपनीज का हब है। ये मुख्य रूप से किसको फंड करता है? स्टार्टअप्स को। ये बैंक कई जगह फंड करता है,
स्टार्टअप को। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विसेज टू वेंचर कैपिटल, डायरेक्ट स्टार्टअप को नहीं देता, ये वेंचर कैपिटल्स को, वेंचर कैपिटल जो कि स्टार्टअप को फंड करते हैं, ये उसको फंड कर देता है। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी फर्म को भी फंड करता है, और सारी जितनी भी बैंकिंग गतिविधियां हैं वो ये करता है ना। यहां पर एक टर्म आई है हाई नेट इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो मैंने आपको बताया था HNI, स्टार्टअप को जो फंड करते हैं, ये उनको भी फंड करता है। तो समझ लो कि बहुत बड़ा बैंक है, ये HNI को फंड करता है, HNI स्टार्टअप वेंचर कैपिटल्स को फंड करते हैं, और वेंचर कैपिटल किसको फंड कर देते हैं? स्टार्टअप। मतलब स्टार्टअप के ऊपर नीचे होने का इस बैंक की गतिविधियां का काफी योगदान है, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप को करते हैं। ये समझ में आ रहा है? Has business with nearly half of the US venture backed startups. स्टार्टअप इधर इधर मत देखो, मतलब आपने नोट्स में मत देखो, इधर देखो, आपके नोट्स में तो जो है वो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो SVB बैंक है ना, सिलिकॉन वैली बैंक, ये 16वें नंबर पे है दुनिया का। दुनिया में 16th नंबर पर इसके स्टार्टअप को फंडिंग करने का इसका है। स्टार्टअप को डायरेक्ट फंडिंग नहीं कर रहा, ये फंडिंग किसको कर रहा है? वेंचर कैपिटल्स को। और वो वेंचर कैपिटल किसको दे रहे हैं? स्टार्टअप। ठीक है ना। दिसंबर 31, पिछले साल दिसंबर 31, इसका असेट्स थे $212 बिलियन। ठीक है ना। और इसके कई सारे क्लाइंट है, जो जिसके अंदर हाउस होल्ड भी है, सब कुछ भी है। ठीक है। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान के जस्ट बाद, महामारी के जस्ट बाद, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाएगा ना, ताकि सस्ते दर पे लोन मिले। इसका परिणाम क्या हुआ? स्टार्टअप को लोन भी अच्छा मिला और बूम आ गया स्टार्टअप का, स्टार्टअप बूम है कि नहीं। ब्याज दरें घटाई, इसका मतलब उसने इस तरह के बैंकों को सस्ती रेट पर ऋण भी उपलब्ध कराया होगा, ताकि वो मार्केट में उपलब्ध कराए। तो इस तरह के बैंकों ने भी स्टार्टअप को खूब लोन दिया होगा, डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो वेंचर कैपिटल्स को, ताकि आगे जाए। समझ में आया? ये चीज क्लियर है। और इस तरह से क्या हुआ, इन स्टार्टअप्स ने कमाया प्रॉफिट। स्टार्टअप्स का प्रॉफिट इस बैंक में क्या हुआ? डिपॉजिट। स्टार्टअप का जो प्रॉफिट था वो लोगों ने क्या किया? बैंकों में डिपॉजिट करना शुरू किया। उसमें ये भी एक बैंक है, प्रॉफिट बहुत था, डिपॉजिट्स बढ़ गए। जब डिपॉजिट्स बढ़ गए तो इसने उस समय गवर्नमेंट के बॉन्ड में निवेश किया, ट्रेजरी बिल्स में, अमेरिका के ट्रेजरी बिल में निवेश किया। तो जिस समय केंद्रीय बैंक पैसा फेंकने की प्रवृत्ति दिखा रहा होगा, उस समय कोई उसके ट्रेजरी बिल में निवेश करेगा तो यील्ड ज्यादा ऑफर करेगा या कम ऑफर करेगा? जिस समय फेडरल बैंक ये चाहता है, मतलब केंद्रीय बैंक ये चाहता है कि मार्केट में पैसा जाए, उस समय कोई उसको पैसा देना चाहे ट्रेजरी बिल के माध्यम से, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा या कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा? जरूरत ही नहीं उसको, वो तो चल रहा है। तो इसने ऐसे, इस बैंक ने, किस बैंक ने? एसवीबी बैंक ने अमेरिका के फेडरल बैंकों का ट्रेजरी बिल में निवेश किया। यही इससे गलती हो गई, कम प्रतिफल के बॉन्ड में निवेश किया। कम प्रतिफल का बॉन्ड क्यों था? केंद्रीय बैंक की गरज ये थोड़ी थी कि मैं लोन लूं, उसकी गरज थी कि मैं लोन दूं। पर इसके पास जो भंडार आया, उसने क्या किया? उसमें निवेश किया। ये सारी गतिविधियां हुई। ठीक है। अब महामारी के बाद ये सब ठीक चल रहा था। स्थितियां क्या हुई कि अमेरिका में आ गई महंगाई, कम ब्याज रेट्स के कारण महंगाई आ गई। जब महंगाई आती तो टाइट पॉलिसी आती है। फेडरल रिजर्व ने 300 गुना रेट्स बढ़ा दी क्रमिक रूप से, है ना। लोन लेना कुछ ही महीनों में अमेरिका में 300 गुना महंगा हो गया। ठीक है। 0.25 रेपो से बढ़कर वो 6% के करीब पहुंच गई। अगर रेपो रेट 0.25% और वो 6% के करीब पहुंच जाए, गैप समझ रहे हो? लोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इधर स्टार्टअप्स को फंड मिलना आसान हो जाएगा क्या? नहीं, पैसा ही नहीं है। पैसा तो खींचने की प्रवृत्ति है, लोन मुश्किल से मिल रहा है।
स्टार्टअप्स को प्रॉपर फंडिंग नहीं हुई और इधर वहां के स्टार्टअप्स भी जाने लगे लॉस में। लॉस का मतलब उतना जो बूम आया हुआ था स्टार्टअप्स का, वो बूम कम हो गया। ठीक है, अब इन स्टार्टअप्स का पैसा, रोजमर्रा के काम के लिए इनको जब पैसों की जरूरत हुई तो इन्होंने बैंकों से अपने डिपॉजिट निकालने शुरू किए। तो बैंक एसवीबी का डिपॉजिट घटेगा ना। अब अगर इसने मार्केट में पहले खूब लोन दे रखे होते तो जो गैप होता है, गैप का मतलब जितना आपकी लायबिलिटी है और जितना आपके पास आने वाला है वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन इसने तो निवेश कहां कर रखा था, लोन के रूप में नहीं बल्कि ट्रेजरी बिल्स में, लोन के रूप में नहीं बल्कि ट्रेजरी बिल में। और वो ट्रेजरी बिल के रिटर्न क्या थे, कम थे, क्योंकि जिस समय निवेश किया था उस समय कम यील्ड के ट्रेजरी बिल थे। तो बैंक को लगा कि हमारे पास में पैसा ही नहीं है, डिपॉजिटर्स पैसा निकाल रहे हैं, हम कैसे फंड करें, आगे काम कैसे जरूर करें। इसी बीच इसका शेयर गिर गया, इसी बीच इसके शेयर की कीमत गिर गई। जो खराब परफॉर्मेंस, शेयर की कीमत गिर गई। शेयर की कीमत गिर गई तो बैंक रन हो गया। शेयर की कीमत गिर गई तो डिपॉजिट्स को लगने लगा डूब तो नहीं रहा, जिनको जरूरत नहीं थी उन्होंने भी निकाल लिया, निकालने की प्रवृत्ति शुरू करी। अब इसके पास डिपॉजिट्स और गिर गए। अब इसने लोन मांगे, है कि नहीं। इसने कहा कि हमें लोन चाहिए, हम बॉन्ड जारी करते हैं। और जिस समय यह बॉन्ड जारी कर रहा था उस समय अमेरिका का फेडरल रिजर्व बहुत हाई यील्ड के बॉन्ड बेच रहा था। क्यों बेच रहा था, क्योंकि वो तो पैसा खींचना चाह रहा था, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए वो खींचना चाह रहा था। तो इसके जो बॉन्ड 2% की रेट पे खरीदे हुए थे, उन बॉन्ड्स को अगर या तो ये 6% की ब्याज रेट ऑफर करके बेचे तब तो कंपटीशन बनेगा, नहीं तो कोई इसके बॉन्ड को खरीदेगा। मेरी बात समझे कि नहीं। आपने अपना बॉन्ड खरीदा था 2% के ब्याज पर, अब आप उसको 6 पर बेचना चाह रहे हो। अमेरिका का फेडरल रिजर्व उसको 6 में बेच, उसको 5 में बेच रहा है, तो कौन खरीदेगा आपसे 6 में। समझ गए। अब इसने जब फंड जुटाने के लिए कोशिश की तब तो डिपॉजिट्स को लग गया कि तो फंड जुटा रहा है, जाहिर हो गया उनको, गए लाओ पैसा, निकालना शुरू किया। परिणाम बैंक बंद। परिणाम क्या हुआ, बैंक बंद। हाँ, अमेरिका के अंदर एक नियम है, जैसे भारत में क्या नियम है, 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस, अगर बैंक में आपके डूबे हुए 5 लाख रुपए जमा है और बैंक अगर बंद हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो 5 लाख आपको मिल जाएंगे। लेकिन 10 लाख जमा है तो भी 5 लाख ही मिलेंगे। 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस है डिपॉजिटर्स का। अमेरिका में 100% मिल जाता है डिपॉजिटर को। ठीक है। अब अमेरिका की सरकार ने एक नया फंड बनाया और डिपॉजिटर्स को कहा कि इस नए फंड से हम आपको पैसा दे रहे हैं, एसवीबी बॉन्ड, इस तरह से बैंक इस तरह से बढ़ा। कई सारी चीजें हुई, एक का इफेक्ट दूसरा। जिस समय आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस समय प्रतिफल कम था, और जिस समय आप अपना पैसा आप उधार लेना चाह रहे हो उस समय प्रतिफल ज्यादा। तो ऑफर कर सकते हो क्या, 4% रेट पे खरीदी हुई चीज को आपको 4% उधार पे मिली हुई वो चीज है, तो आप 4% प्राप्त कर रहे हो, आप दूसरे को उसी से 8% दे सकते हो क्या, नहीं। ये गैप इसके अंदर आ गया। सारी चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई है कि नहीं। जो आपके पास क्वेश्चन आया था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कार्यवाही से भारतीय बॉन्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है, हो गया ना। ठीक है, ये था एसवीबी का कॉन्सेप्ट। ओवरऑल समझने की बात ये सारी है। इन दिनों ये बड़ी चर्चा में। और ऐसे ही अमेरिका में 2008 में मंदी शुरू हुई थी, वहां पर एक बड़ा बैंक था, उसका नाम था लीमन ब्रदर्स। वो उस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक था। ये तो फिर भी सोलवा है। और जैसे ही बैंकों में गड़बड़ियां होनी शुरू हुई, पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, उसका परिणाम निकल कर सामने आया ना। ये समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट। ठीक है,
मतलब एक कोई फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स। अगर स्टार्टअप्स को प्रॉफिट हो रहा होता ना तो स्टार्टअप्स भी और डिपॉजिट कराते रहते, इसके पास डिपॉजिट का क्रंच नहीं आता। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया डिपॉजिट भी होना बहुत जरूरी है कि नहीं। त्योहारों के समय बैंकों के डिपॉजिट घट जाते हैं क्योंकि पैसा निकालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाता है ना, क्योंकि डिपॉजिट घट जाते हैं। इसी तरीके से इस बैंक के पास भी एक क्राइसिस आया, और अब इस बैंक का क्या होता है जरा देखते हैं। सारी क्रोनोलॉजी तो समझ में आई गई आपको, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। कम ब्याज दरों पर ये हुआ, उच्च ब्याज दरों पर ये हुआ, ये संकट का पूरी टाइमलाइन, ठीक है ना। ये जो भी है, आक्रामक दर से 300 बीपीएस की वृद्धि, 300% वृद्धि। बीपीएस का मतलब होता है बेसिक पॉइंट्स। अगर आप 0.25% की रेपो रेट ऑफर कर रहे हो, उसकी जगह 6.5% कर दो, यानी कि पहले उधार लेते तो मैं 0.54 की दर पर उधार दे रहा हूं, 0.25 का मतलब 54 तो हुआ, और फिर मैं कहूं कि अब मैं 6.5% की रेट पर उधार दे रहा हूं, तो उधार गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? जय हिंद। क्लियर हो रहा है? किसी को भी नहीं हो रहा तो सैफ, अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी। अच्छा, दूसरा, स्टार्टअप्स के खुद के शेयरों में गिरावट आ गई, क्योंकि देखिए ये जितनी भी टेक कंपनीज है, ये कोविड काल में बहुत तेजी से बढ़ी थी, और कोविड काल होने के बाद टेक कंपनीज के बिजनेस में कमी आई है कि नहीं आई है? वो सारे झंझट रहे। अब विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखते हैं, है ना। इस पूरी ये बर्बादी होने का समझ तो गए ना कि खेल क्यों बिगड़ा। इसका वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, छोटे व्यवसायियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिलिकॉन वैली के अंदर 10,000 छोटे व्यवसायी अगले 30 दिनों में अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हो सकते हैं, और 1 लाख नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान है। अगर आपके कोई दोस्त गण हो, उनसे पूछना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर कोई हो, वो पहले बात करते थे कोविड काल में मैं जॉब स्विच करूंगा, आजकल वो बात करते हैं मैं जॉब बचाऊंगा। जानते हो क्यों? ये 1 लाख नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान है, और पिछले कई महीनों से लगातार अमेरिकन कंपनियां नौकरियों से निकाल दी, क्योंकि ब्याज दरें हाई है। ब्याज दरें जब हाई होगी तो कंपनियों को उधार लेना भारी पड़ रहा है, उधार लेना भारी पड़ रहा है, तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं, नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रहे, तो नए कर्मचारी क्यों भर्ती करेंगे? नया प्रोजेक्ट कंपनियां शुरू नहीं कर पा रही, तो वो नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू नहीं कर पाएगी, क्योंकि हाई रेट पे पैसा मिल रहा है, तो नए लोगों को नौकरियां कैसे दे सकते हैं? नए लोगों को तो छोड़ो, पुरानों को भी वो निकालने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये है 1 लाख से ज्यादा लोग ये स्थिति। फिर आगे देखते हैं, और भी बैंकों का एक रन ट्रिगर हो सकता है। रन ट्रिगर तो हो ही गया, बैंक रन तो शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर। जब 16वें नंबर का बैंक अगर बर्बाद हो रहा है, तो जो इससे छोटे बैंक होंगे वहां तो लोग जा जाकर पैसा निकालना शुरू कर चुके होंगे ना, और डिपॉजिटर्स ने पैसा बाहर निकाला, बैंकों के डिपॉजिट नीचे गए, बैंकों के असेट्स गिर जाएंगे। ठीक है। भारत पर प्रभाव, कुछ लोग कह रहे हैं, और वो सही कह रहे हैं, कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में ये जो कैश एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 9% मिनिमम है, और आरबीआई विभिन्न तरीकों से उसको 9 से बढ़वाकर 11.5 और 12% तक करवा देता है, कई बार 14% तक करवा देता है। अरे 9% तो मिनिमम रखना होता है, समय समय पर बोल देता है कि आपको कितना रखना है, ये 11.5%, है ना। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आपको कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर, आगामी 30 दिनों में जितनी कैश की जरूरत है ना, उसका 100% असेट रखना है। कोई कहे जो नहीं है तो फिर नहीं है तो तू नहीं है। नियम सरल नहीं है, नियम सख्त है। किनके लिए? बैंकों के लिए, क्योंकि वो तो ये हो सकते हैं, है ना। अगर 30 दिनों का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हमारे पास में है तो हम तो बड़ी बेहतर कंडीशन में है। फिर भारत में एनपीए का सुधार हुआ है, भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट सुधरे, और इसका बहुत बड़ा कारण आईबीसी, याद आ रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हो सकता है? हाँ, अमेरिकी बॉन्ड का जो प्रतिफल है,
अच्छा, अब इससे कंडीशन क्या बनेगी? अभी भी वो प्रतिफल ज्यादा दे रहा होगा अमेरिकी बॉन्ड, अमेरिका का फेडरल रिजर्व अभी भी ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा क्या मार्केट में? नहीं है, वहां गिरेगा प्रतिफल। जैसे ही प्रतिफल गिरेगा, ये लोग इधर शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है, इधर अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो भारतीय डॉलर मुद्रा डॉलर की तुलना में मजबूत हो सकती है। मजबूत हो सकती है तो एक्सपोर्टर्स का लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता ना? मजबूत हो सकता है तो कॉम्पिटिटिव बन सकता है कि नहीं मामला, है ना? आयात सस्ते हो सकते हैं कि नहीं हमारे? अरे हमारा रुपया मजबूत अगर हो गया तो आयात सस्ते हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है ना? इधर भारतीय स्टार्टअप्स, हमारे बहुत से भारतीय स्टार्टअप्स को इस बैंक ने पैसा दिया था। हमारे बहुत से भारतीय स्टार्टअप को इस बैंक में पैसा दिया था, यानी कि बैंक ने उनकी इक्विटी में निवेश किया था। ठीक है ना? अब बात यह है कि चूंकि बैंक की जो देनदारियां थी वो तो ट्रांसफर हो गई एक जगह पर, इसलिए इस बैंक में अगर किसी स्टार्टअप की देनदारी हुई तो उसमें तो असर नहीं पड़ेगा। इंडिया पर न्यूनतम प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूंजीवाद की विफलता का एक जीता जागता नमूना है कि नहीं है? आप कहते हो कि मार्केट इकोनॉमी बनाओ, मार्केट इकोनॉमी का ये परिणाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बैंकिंग संस्थाओं पर प्रॉपर नियमन होना जरूरी है। दूसरा, बैंकों के निदेशक मंडल का चयन बड़ी सावधानी पूर्ण तरीके से करना चाहिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये काम करता था, उसकी जगह पर एक नई संस्था बनी है, वो ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, और निदेशक मंडल अगर सही होंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर बैंकों के पास में जब डिपॉजिट्स आएगा उसका निवेश प्रॉपर जगह करेंगे, कम प्रतिफल वाले ट्रेजरी बिल में थोड़ी ना कर देंगे। इट इज द एसवीबी क्राइसिस।